कहीं वाइट वॉशिंग तो नहीं हो जाएगी इंदिरा गांधी की इस फिल्म में? हर कोई इंसान दिव्य नहीं हो सकता, हर कोई इंसान आउट ऑफ वर्ल्ड नहीं हो सकता। मिसेस गांधी इज़ अ वेरी वेरी ह्यूमन। उनके जो जितने भी स्कैंडल्स हैं वो उनकी पर्सनल लाइफ को लेके, चाहे वो उनके फादर के पीएस रहे हो, चाहे वो उनके योगा टीचर रहे हों, चाहे वो मतलब आपको ये सब इन्फॉर्मेशन बहुत मिल जाएगी कि उनके कितने अफेयर्स थे। कितना सकारात्मक या नकारात्मक रहा आपका इस पॉइंट ऑफ टाइम में भाजपा से जुड़ा हुआ होना? मैंने सेंसर वालों से बात की, परसून सर जो हैं वो मेरे दोस्त हैं, तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा आप जो मेरे साथ कर रहे हैं तो क्या ये सही है, क्या आपको लगता है क्या ये सही है? तो उन्होंने कहा कि कंगना, एक सही और गलत से भी आगे एक दुनिया है जिसको कहते हैं रियल की दुनिया। 10-10, 15-15 मिनट के रोल और डिमीनिंग रोल होते हैं उनके, कोई अच्छे रोल उनको अच्छी लाइट में नहीं दिखाते हैं वो लोग। फिर उसके बाद अनदर एक्सट्रीम इज उन्होंने वो प्रोस्टिट्यूट्स का एक मल्टीवर्स बना दिया है। पहले ट्रेलर में हमें इंदिरा गांधी का 3 बड़े बड़े डिसीजंस जो वो तीनों हमें दिखते हैं। बांग्लादेश दिखता है, खालिस्तान दिखता है, आपातकाल दिखता है। दूसरे से ये सारे अंग जो है वो गायब हैं। मना किया है कि आप भिंडरन वाले का नाम नहीं ले सकते, उसके कट्स हमको निकालने को कहा है। तो बेसिकली मैंने वही कहा था कि आर दे इनऑथेंटिक और व्हाट इज़ इट। तो उन्होंने कहा कि अब आप समझिए सेंसिटिव इश्यूज़ हैं और आपको अगर इसका सर्टिफिकेट चाहिए तो जैसा बोल रहे हैं वैसा करिए। और मेकअप में नॉर्मली कितना समय लगता था आपको हर दिन? लग जाता, 2-2.5 घंटे लग जाते थे। हमारे जो मेकअप आर्टिस्ट थे यूएस से थे और उनको अकेडमी अवार्ड मिला हुआ है द डार्केस्ट आवर के लिए। तो बहुत बारीक, बहुत महीन काम, आपने देखा होगा, नहीं तो प्रोस्थेटिक वो पूरा छिलका सा पूरा प्लास्टिक का दिखता है, लेकिन हमारी फिल्म में आप पता नहीं करा सकते वो एक्सप्रेशन के साथ में नोज और ये आँख पूरा सब वो हिलना, हाँ वो बड़ा बारीक काम होता है। वो शोध में किन किन लोगों से मदद मिली? जो हिस्टोरियंस की आप बात कर रहे थे, आप क्या उस फैमिली के किसी मेंबर से मिले हैं? I got sucked into it in such a bad way that I lost the clarity of my own political inclination. Good art should just be a piece of art open to interpretations. एक मैंने किसी को फिल्म दिखाई तो वो कहती कि तो अच्छा, तो इंदिरा गांधी अच्छी इंसान थी कि बुरी इंसान थी? मैंने कहा अब इतना तो खुद सोच लो। नमस्कार दोस्तों, अंततः इमरजेंसी मुझे लगता है साल भर के डिले के बाद, साल भर इसलिए कह रहा हूँ कि पिछली डेट भी जो आई थी वह भी डिले होने के बाद ही आई थी। सेंसर बोर्ड का क्या रहा, पॉलिटिकल इसमें मोटिव क्या थे, हरियाणा चुनाव के कारण क्या हुआ, बहुत सारी बातें इस बीच हुई। एक बार प्रमोशन का पूरा दौर चला, उसमें अच्छा खासा बजट जो है कंपनियों का जाता है। उसके बाद वो फिल्म जो है रिलीज होने से सप्ताह भर पहले रुक जाती है और उसके बाद फिर हम सब एक ऊहापोह में पड़ जाते हैं कि अंततः रिलीज होगी भी या फिर वही सिख वाला मुद्दा उठा करके दिल्ली चुनाव आ रहे हैं वो हो जाएगा, फिर पता नहीं कब होगा। इस तरह से ये होते होते अंततः यह फिल्म अब 17 जनवरी को रिलीज हो रही है। हमारे साथ कंगना जी हैं जिनसे हम फिल्म निर्देशन, उनके अभिनय को लेकर और थोड़ी बहुत एक आध दो प्रश्न है राजनीति को लेकर के भी होगी। कंगना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला तो प्रश्न यही है कि हर फिल्म का एक बजट होता है, प्रमोशन का भी बजट होता है, टाइमिंग होती है कब हम प्रमोशन शुरू करें, वो पीक करेगा और लोगों की मेमोरी में वो बना रहेगा। उसके बाद फिल्म हम फ्लोर पे नहीं, सिनेमाघरों में हम लेकर के आएंगे। तो ये लगातार रुकते रिलीज होते 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 अब जा कर के आ रहे, इसके मानसिक और आर्थिक दोनों पक्षों पे चर्चा की। एक तो देखिए, फिल्म बनाना अपने आप में ही एक संघर्ष का काम होता है, क्योंकि आर्ट इज सब्जेक्टिव है ना। कोई जब चल जाता है तो कहते हैं देखा इसने कुछ अलग किया था, लेकिन जब आप बना रहे होते हैं तो वही चीज़ कि एक पॉलिटिक्स की फिल्म है, सारे देखा जाए तो ज़्यादातर बुजुर्ग ही लोग हैं इसमें। ऐसा कोई आपको पता है, जब फिल्मों की बातें होती है तो बड़ी अलग तरीके से टेबल पे बातें होती हैं। कोई सॉन्ग नहीं, कोई डिस्को बॉल नहीं, कोई रंगीनियत नहीं, कोई लव स्टोरी नहीं, फाइटिंग सीन नहीं। तो ये फिल्म बन क्यों रही है? सबसे पहले तो आपने देखा होगा इससे पहले शायद राजनीति को लेके, राजनीति ही एक आधी फिल्म आई थी, प्रकाश झा ने कुछ और अच्छा उसमें लेकिन जिसे जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री की जो एक भेड़ चाल रहती है
कि 1000 करोड़, 2000 करोड़, 3000 करोड़, तो एक संघर्ष रहता है इस तरह कि अगर आप कुछ अलग करना चाहें और आप ठीक है, एज एन आर्टिस्ट मेरी एक वैल्यू है, लेकिन उसमें भी फिर ये क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि कंगना जो है एक बूढ़ी महिला का रोल देखेंगे और एक बूढ़ी महिला को कौन देखना चाहेगा, जो कि आज लोग ऊपर ऊपर से तो जानते हैं इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो है, सुनते तो हैं, लेकिन कितनी जनरेशन जो है उनको वाकई में जानती है और जानना चाहती है, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो उसको लेकर एक संघर्ष रहा। आपने देखा कि इससे पहले भी आज तक मिसेस गांधी पे कोई फिल्म नहीं बना पाया, नाम बदल के या कुछ छोटे मोटे रेफरेंसेस से फिल्में बनी हैं, लेकिन एक प्रॉपरली उनकी लाइफ पे एक ऑथेंटिक फिल्म कोई नहीं बना पाया। और जिन्होंने कोशिश भी की इससे पहले उनका हश्र बहुत बुरा हुआ। पर मुझे लगा कि 2014 के बाद मुझे लगा कि शायद अब स्थितियाँ सामान्य हैं और ये वक्त है कि इस तरह की फ़िल्म बनाई जाए। और इसमें ऑनेस्टली एक आप कल को फिल्म डायरेक्ट करेंगे, आप उसी पे डायरेक्ट करेंगे जिसमें आपकी रुचि हो। तो ये फ़िल्म बनाना, फिर जब रिलीज़ पे ये फ़िल्म आई तो मुझे काफ़ी इसको लेके काफ़ी धक्का लगा, क्योंकि हमें सर्टिफिकेट इशू कर दिया गया था और उसको फिर विड्रॉ कर लिया। नहीं, फिजिकल कॉपी आपको शायद नहीं मिली थी। हाँ, लेकिन क्या होता है कि जब आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, फिल्म तो सेंसिटिव है, ये तो मुझे भी पता है। इस करके हर हिस्टोरियंस ही हमारे जो है, कई हिस्टोरियन, 4 से 5 हिस्टोरियंस हैं हमारे, और कई तो ऐसे जिनको जेल भी हुई थी उस टाइम पे। तो वाकई बात है कि आप इतनी सेंसिटिव फिल्म बनाने जाएंगे, इतनी इन्वेस्टमेंट होगी आपकी भी चाहे किसी की भी हो, तो आप फूक फूक के तो कदम रखेंगे। तो वो तो था, मेरी पूरी तैयारी थी, इसीलिए मैंने 6 महीना पहले सेंसर में वो जो है वो सबमिट कर दी थी। फिर मैंने अपने स्टूडियो को भी कहा था, आई सेड हमें कोई जल्दी नहीं है रिलीज़ डेट की, एक बार सर्टिफिकेट आए हम तब रिलीज़ डेट देंगे। तो सर्टिफिकेट भी हमें मिल गया। इनफैक्ट उन्होंने जब स्क्रीनिंग की तो बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन मांगी, ये कहाँ से वो कहाँ से, यहाँ तक कि मुझे इतनी हैरानी है, इतने फेमस चीज़ें हैं उनकी भी हमें कितने प्रूफ देने पड़े। पर खैर एनीवे हम लोग उस एक्सरसाइज से निकले, फिर हमें सर्टिफिकेट मिल गया, तो उसको करके हमने फिर रिलीज़ डेट अनाउंस की और कॉपी का आजकल उन्होंने शुरू किया। फिर फाइनली जो हुआ कि लास्ट मिनट पे आके 3-4 दिन पहले, रिलीज़ से पहले हमें बोला गया कि अब आपको नहीं मिलेगा। तो आपको तो पता है मार्केटिंग का पूरा रहता है। फिर उसके बाद में ये भी कोई हमें निर्धारित नहीं था कि अब नहीं तो कब हम आएंगे। तो इस तरह का जो है एक मानसिक पीड़ा से जाना, इस तरह की एक आर्थिक स्थिति से जाना, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक हंसी का पात्र भी बन जाते हैं कि हाँ। एक फिल्म बनाने चले संविधान पे और इन्हें कोई सपोर्ट ही नहीं मिले। हाँ, अब व्यक्ति की स्वतंत्रता कहाँ है फिर इस तरह से। मतलब 6 सितंबर जो डेट था वो हम लोग भी देखते हैं, तो हमें पता है कि 6 सितंबर का डेट, उसके अगले 2 वीक कोई भी बड़ी फिल्म नहीं थी, तो फाइनेंशियली भी और ब्रीदिंग स्पेस जो है आपकी फिल्म को मिलता। तो वो तो मैं समझ सकता हूँ कि एज ए प्रोड्यूसर उसमें आपका कितना उसमें क्षति हुई, मेंटली आदमी कितना टॉर्चर होता है। और सबसे बड़ी ट्रोलिंग जो एक ये होती है कि आप एक पार्टी से जुड़ी हुई हैं जिसके ऊपर बोला जाता है कि ये संस्थाओं को कंट्रोल करती है, और वहाँ से जब सर्टिफिकेशन में इस तरह के ट्रबल्स आते हैं, और फिर ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि एक्चुअल रीज़न क्या रहा होगा, वो हो सकता है जिन्होंने सर्टिफिकेट नहीं दिया, या हो सकता है आप लोगों को पता हो, बट दिख ये रहा था कि हरियाणा चुनाव हैं, कुछ लोग ग्रुप्स ने जो है इसके ऊपर अटैक किया कि नहीं होना चाहिए, सिखों को गलत तरह से दिखाया गया, और उसके बाद वो फिल्म स्टॉल कर दी जाती है। तो कितना सकारात्मक या नकारात्मक रहा आपका इस पॉइंट ऑफ टाइम में भाजपा से जुड़ा हुआ होना? देखिए क्या होता है ना अजीत जी, जब मैंने ये फिल्म बनाई थी, तब जब बनानी शुरू भी की थी, तब मेरा भाजपा से कोई ऐसा मतलब टिकट भी मिलने का मुझे कुछ पता नहीं था। तो मैंने एक कलाकार के रूप से ये फिल्म बनाई पूरी तरीके से। अब ये जो लेफ्टिस्ट गैंग होती है, इन लोगों का एक बड़ा सीधा सीधा एजेंडा होता है। ये लोग बहुत ज़्यादा नफ़रत और प्रेजुडिसेस से भरे हुए लोग हैं। ये कभी भी ना किसी लीडर को
अदर देन देम वो उनको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, चाहे सावरकर हो, वल्लभ भाई पटेल हो, नरेंद्र मोदी जी, उनको इस तरह की भी क्लैरिटी नहीं है कि भाई दे कैन एटलीस्ट एक्नॉलेज देयर कंट्रीब्यूशन, कभी भी नहीं। तो इनको ये इस बात का ये भय है कि शायद दिस इज़ हाउ आई हैव ऑल्सो ट्रीटेड दिस सब्जेक्ट। गडकरी जी ने फिल्म देखी तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि कंगना आपने बहुत ही ऑथेंटिक, और वो लीडर को भी आपने उसका ड्यू दिया है, जो सही है वो सही है, वो गलत है वो गलत है। अब ये चीज़ जो इनको पता नहीं है कि ऐसा भी होता है या होना चाहिए या हो सकता है, क्योंकि ये तो कोरी गालियाँ देते हैं, या तो किसी को बिल्कुल मुझे तो कहते हैं, मुझे तो जब से इनको मेरी इंक्लिनेशन, मुझे तो एक्टिंग ही नहीं आती, टोटल डिसमिस, मतलब मैं हूँ ही, एग्जिस्ट ही नहीं करते, यू नो। सो इनका तो वैसा एक रहता है, पर खैर हमारा ऐसा कुछ नहीं है। आई हैव मेड दिस फिल्म इन अ वेरी न्यूट्रल वे एंड इन अ वेरी मोस्ट सेंसिटिव वे। तो लेकिन जब ये फिल्म आने को हुई तो उस टाइम मैं राजनीति में आ चुकी थी, और मैंने एक चीज़ नोटिस की कि राजनीति में कैसे हर चीज़ को जो है आपके अगेंस्ट यूज़ किया जा सकता है। तो इन्होंने जो है, बिकॉज आई हैव शोन मिसेस गांधीज असैसिनेशन ऑल्सो, सो इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट, आई एम नॉट फॉर और अगेंस्ट एनी थिंग। आप जब एक हिस्टोरिक बना रहे होते हो, यू आर नॉट फॉर और अगेंस्ट, इट इज़ व्हाट इट इज़। तो मैंने वो उसमें जो दिखाया, तो इन्होंने इस चीज़ को मेरे खिलाफ और मेरी पार्टी के खिलाफ यूज़ किया कि दिस इज़ पार्टीज स्टांस, यू नो। किसान आंदोलन पे जो आपका किसान आंदोलन statement पे था। लेकर या एक कम्युनिटी, एक समुदाय को लेकर इन्होंने ऐसा दिखाया कि आई एम अगेंस्ट दैट समुदाय, दैट्स व्हाई आई एम शोइंग मिसेस गांधीज असैसिनेशन, एंड हैंस ये पूरी पार्टी इज़ अगेंस्ट, यू नो, ऐसा। तो बेसिकली मुझे टारगेट किया गया, मुझे सॉफ्ट टारगेट बनाया गया, और उस वक्त जो है वो वक्त इतना सेंसिटिव था, वो मुद्दा इतना ज़्यादा, हम भी देख सकते थे कि वो सेंसिटिव है। मैंने सेंसर वालों से बात की, पर सून सर जो हैं वो मेरे दोस्त हैं, ही इज़ माई फ्रेंड, उन्होंने मेरे साथ फिल्मों पे काम भी किया हुआ है कई। तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा आप जो मेरे साथ कर रहे हैं तो क्या ये सही है, क्या आपको लगता है क्या ये सही है? तो उन्होंने कहा कि कंगना, एक सही और गलत से भी आगे एक दुनिया है जिसको कहते हैं रियल की दुनिया, रियलिटी। मैं तुम्हें सर्टिफिकेट दे दूंगा बिकॉज आई नो द फिल्म इज़ वेरी गुड, लेकिन तुम्हारे साथ सबसे बड़ी ज़्यादती होगी, क्योंकि अगर दो, चाहे वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड कह लो या प्लांटेड कह लो, 4 लोग भी जाके किसी थिएटर में 2 लोगों को थप्पड़ ला के भगा देते हैं या कुछ कर देते हैं, तो उस जगह के, उस जिला के डीसी के पास भी अथॉरिटी है कि दैट पर्सन कैन बैन योर फिल्म। दिस इज़ द रियलिटी ऑफ, ये वास्तविकता है। तुम सच और झूठ से परे एक वास्तविक दुनिया है जिसमें तुम्हें जीना पड़ेगा। तो उस दिन फिर मुझे एहसास हुआ यार कि ये अब हमने कभी इस तरह से नई चीज़ों को देखा ना। तो अब अगर मुझे टारगेट किया जा रहा है, मुझे इस्तेमाल किया जा रहा है, तो फिर क्या मैं अपने आप को बिल्कुल ही इस्तेमाल होने दूँ या और एक इसका विक्टिम बन जाऊँ कि क्या करूँ मैं? फिर आई बिकेम लिटिल बिट मोर टेंटेटिव कि मैं एक, हम लोग हमेशा होता है ना सच झूठ, उसी मतलब हम भी बहुत आदर्शवादी चलते हैं, उससे एक ये जो पॉलिटिक्स है, ये मैंने ये समझा कि उससे एक बियॉन्ड की दुनिया है, ये सच झूठ से बियॉन्ड की दुनिया है ये। इस इंडस्ट्री में जिसका कोई गॉड फादर नहीं होता या जो आउटसाइडर होते हैं, उनके लिए जगह बनाना तो ऐसे दुष्कर होता है। उसमें भी यदि आप स्त्री हैं, बाहर से आई हुई लड़की हैं, तो ये सफ़र जो है और भी दुर्गम और कठिन होता चला जाता है। और हमने देखा है कि नारी केंद्रित जो भी फीमेल ओरिएंटेड फिल्म्स होती हैं वो लिखी ही नहीं गई हैं। मतलब पूरे हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में तो वो दशांश भी नहीं होगा, 10% भी नहीं होगा। उसके बाद आपकी हम जर्नी देखते हैं, चाहे हम फैशन देखें, क्वीन देखें, तनुवेट्स मनु हम देखें, थलाइवी देखें, या ये अभी इमरजेंसी आ रही, तो इसमें कहीं ना कहीं, और ऐसा भी नहीं है कि आप सब में प्रोड्यूसर थी, उन रोल्स को आपने एक तरह से अपना बनाया और उसका इम्पैक्ट इतना अधिक रहा कि लोग आपको देखने के लिए थिएटर में आते हैं। नॉर्मली ये होता है कि स्टार पावर में वो सामान्यतः केवल और केवल पुरुषों के लिए वो जगह एक तरह से ये है। तो ये जो आई कैंडी
बना करके लड़कियों को प्रस्तुत किया जाता था, उससे इतर आपने जो इस तरह के सशक्त किरदारों को निभाया है, ये यात्रा आपकी कैसी रही? कैसे आपने ये जगह जो है बनाई इंडस्ट्री में? ये मुझे लगता है कि कहीं मेरे हमसे पहले, महिलाओं से पहले, ये जो लोगों के एक होता है ना कि वो विक्टर ह्यूगो का एक कोट है कि नथिंग इज़ मोर पावरफुल देन द आइडिया हुज टाइम हैज़ कम, है ना। तो आई थिंक पीपल वर प्रिपेयर्ड फॉर दिस। और पता नहीं कि ये एक विधि का विधान था कि क्या था। 2014 में ही मेरी फिल्म क्वीन आई। पहली बार हमने जो है एक ऐसी हीरोइन देखी जो घर की बेटी है, घर की बहन है। पूरे कपड़े उसको पहनाए गए हैं, उसके कपड़े उछाल के नहीं जा रहे बारों में, या उसको जो है आइटम नंबर कह लो, या एक तरह से एक सेक्सुअल रिलीफ इन द फिल्म की तरह से 10 सीन के बाद एक, उस तरह से नहीं यूज़ किया जा रहा है। तो आई थिंक लोग कहीं ना कहीं ये इस बात से बहुत परेशान थे बॉलीवुड से कि ये इन्होंने क्या दुर्दशा कर दी है। सोसाइटी की तो की करी है, लेकिन बेटियों की क्या दुर्दशा करी हुई है। तो जैसे ही ये फिल्म आई तो आप देखिए जैसे कि मानो एक समंदर सा उमड़ पड़ा हो फिर महिला प्रधान फिल्मों का, और महिला सशक्तिकरण की भी बातें होने लगी। ऐसा नहीं कि पहले नहीं होती थी। जैसे अगर हम देखें कि बहुत पहले गुड्डी जैसी भी कोई फिल्म आई, लेकिन वो मेन स्ट्रीम में कभी नहीं आई, वो हमेशा पैरेलल में ही रही। लेकिन अब जो है आई थिंक कहीं ना कहीं देश चाहता था कि ये हमारी फिल्मों की हीरोइन है, ये हमारी एक नायिका जिसको कह सकते हैं वो है। तो आई थिंक ये सराहनीय है कि लोगों में, ऑडियंस में वो मैच्योरिटी आई और हमें मौका आई तो फिल्में पहले भी होगी जैसे मैंने कहा, लेकिन उनको मौका नहीं मिला। हमें ऑडियंस ने फिर मौका दिया कि इनको और ऐसी फिल्में, अच्छी फिल्में बनानी चाहिए। थलाइवी जब आई तो हमने आपका बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन देखा, और आपका जॉब ही यही है, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कभी स्पीच का, कभी अलग अलग तरह से होता है। इस फिल्म के जो हमने ट्रेलर देखे या फर्स्ट लुक देखा है, तो उसमें हमने जो चूँकि एक पीरियड फिल्म है, तो उसमें एक तो प्रोडक्शन डिज़ाइन भी होता है, और कैरेक्टर को किस तरह से आप, जैसे आपको बोल रहा है कि बुढ़िया का रोल कैसे करेंगे, तो स्पीच इंटोनेशंस जो हैं आपके, चाहे पिच को एडजस्ट करना हो, ये सारा महीन काम वो दिख रहा है ट्रेलर में ही। इसके लिए मतलब प्रिपरेशन क्या, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे और वहाँ से उनके ये सब उठाए, थोड़ा उसके बारे में बताइए। बहुत सारे वीडियोस देखे, और मिसेस गांधी को ऐसे भी बहुत पसंद था मीडिया में रहना, और उनकी बहुत, जैसे आप हम शास्त्री जी पे भी, उस टाइम के सारे लीडर्स पे हम रिसर्च कर रहे थे, उनका इतना मटेरियल मिलता नहीं है। मिसेस गांधी लव्ड, इनफैक्ट जो उन्होंने वॉर भी किया वो पूरा टेलीकास्ट होता था वॉर का दूरदर्शन पे भी, और आता था कि ऐसे ऐसे करके, वो वॉर रूम में भी उनके पीछे कैमरा रहता था हमेशा। तो उनको मीडिया में रहना बहुत पसंद था, तो उसके करके हमारा ये फ़ायदा हुआ कि हमारे पास उनकी बहुत फुटेज, बहुत इंटरव्यूज़, और उनकी बॉडी लैंग्वेज, बात करने का तरीका, हर इवेंट की जो है हम प्रॉपर रिक्रिएशन ऑफ कॉस्ट्यूम्स हम कर सके, क्योंकि वो हर इवेंट की बहुत फ़ोटो देती थी। और मेकअप में नॉर्मली कितना समय लगता था आपको हर दिन? लग जाता, 2-2.5 घंटे लग जाते थे। हमारे जो मेकअप आर्टिस्ट थे यूएस से थे, और उनको एकेडमी अवार्ड मिला हुआ है द डार्केस्ट आवर के लिए। तो बहुत बारीक, बहुत महीन काम, आपने देखा होगा, नहीं तो प्रोस्थेटिक वो पूरा छिलका सा पूरा प्लास्टिक का दिखता है, लेकिन हमारी फिल्म में आप पता नहीं करा सकते, वो एक्सप्रेशन के साथ में नोज़ और ये आँख पूरा सब वो हिलना, हाँ, वो बड़ा बारीक काम होता है। वो लोग तो हम पे लगाने को उनको 1.5-2 घंटे लगते होंगे, लेकिन वो खुद 3-4 बजे उठ के वो सब बनाते थे हाथ से, जैसे एक सुनार कैसे बनाएगा वैसे बहुत प्यार से बनाते थे। इंदिरा गांधी जैसे पर्सनालिटी पे फिल्म लिखना और बनाना, ये ऑलमोस्ट आउट ऑफ बाउंड्स टाइप का सब्जेक्ट रहा है। आपने भी कहा ही, एक फिल्म आंधी आई थी, हल्का सा उसमें जो है आप कह सकते हैं कि रिलेटेड थी, या किस्सा कुर्सी का जिसका आप जिक्र जो है बार बार करती हैं। तो आपने जो है मतलब मेंटली क्या ये सब्जेक्ट इतना इंटरेस्टिंग था, इस कारण आपने सोचा कि इस पे मुझे काम करना ही है, और 2014 के बाद आपने कहा कि हाँ, इसके लिए माहौल जो है एक तरह से वो लग रहा था कि अगर बनाई जाएगी फिल्म तो ये देखी जाएगी, ऐसा नहीं है कि मार काट मच जाएगा जिस तरह से पहले जो है कोई फोर्स कर दिया, सुसाइड कर रहा है या उस तरह के स्टेप्स ले रहा है।
तो मेंटली आपने कैसे अपने आप को तैयार किया कि आने वाले समय में इतना संघर्ष हो सकता है, बावजूद इसके कि सत्ता में वो लोग नहीं? एक तो इमरजेंसी, हम लोग सब 80s बॉर्न है, तो 80s बॉर्न लोगों के लिए जो है वो मुझे थोड़ा सा वो रह जाता है कि भाई ये इमरजेंसी क्या थी, क्या चीज़ क्या है इमरजेंसी। तो बात तो करते रहते हैं, और हम जो पढ़ते हैं उसमें मोटा मोटा पढ़ने में आता है कि जो ऑलमोस्ट 2 साल तक जो है देश को खुली जेल बना दिया गया था, सब बंद था, टाइप से कर्फ्यू टाइप सिचुएशन, इस टाइप से आप समझते हैं इसको ऊपर से। लेकिन ये कुछ जो भी इंसान एक समझना चाहेगा, कहते हैं ना, मतलब बात हजम नहीं हुई कि ये ऐसा कैसे हो सकता, क्यों हुआ, कैसे किया गया, कैसे उसके बाद के उसके क्या थे। तो उस पर पूरा रिसर्च करना, उसको दुनिया के सामने लाना, और सबसे ज़्यादा खुद समझना। मैंने जो इस पर रिसर्च शुरू करी होगी, मे बी आई डिडंट स्टार्ट एज वांट टू डू अ फिल्म, वो मैंने ऐसे शुरू किया। आपको पता है कि मैं काफ़ी एक्टिव रहती हूँ चीज़ों के बारे में बात करने में, सोशली आई लाइक टू बी वेरी अवेयर सोशली, कि अब जैसे मुझसे इंटरव्यू में आप कुछ पूछ लें तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं बताऊँ, मुझे जो आता है नहीं आता है मुझे मैं बताऊँ, तो मुझे एक चीज़ों के बारे में जानने की बड़ी इच्छा रहती है। और इसी तरह से मैंने अपने आप को सेल्फ एडुकेट भी किया हुआ है। मैं एक्चुअली सिर्फ स्कूल पास हूँ, लेकिन मैं फ़िज़िक्स से लेके मतलब जो भी वर्ल्ड में जो भी चीज़ है उसको मैं खुद को एजुकेट करती हूँ। तो उस तरह से मैंने वो सिचुएशन को पढ़ा। मिसेस गांधी मुझे कभी पसंद नहीं थी एज अ पर्सन, तो मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं मिसेस गांधी पे फिल्म बनाऊँ। मेरी उनको लेके एक बड़ी सुपरफिशियल सी धारणा थी, जैसे आजकल के हमारी सारी पीढ़ी की यही धारणा है, एक दो चीज़ें खाली हम जानते हैं, उसके बाद हम डेप्थ में नहीं जानते हैं, क्योंकि हमने वो समय जिया नहीं। हाँ, और उनको लेकर जो है एक जैसे आपने कहा आंधी टाइप फिल्म जैसे आना, एक वुमन को जब होता है ना तो उनको बस लव स्टोरीज तक सीमित किया जाता है, या उनके जो जितने भी स्कैंडल्स हैं वो उनकी पर्सनल लाइफ को लेके, चाहे वो उनके फादर के पीएस रहे हो, चाहे वो उनके योगा टीचर रहे हों, चाहे वो मतलब आपको ये सब इन्फॉर्मेशन बहुत मिल जाएगी कि उनके कितने अफेयर्स थे, या सपोज्ड अफेयर्स थे, या क्या था क्या नहीं। तो मुझे ये बात बड़ी खलती थी कि यार मतलब वो प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं, तो ऐसा क्या, मतलब वी ओनली नो वुमन इन दैट कॉन्टेक्स्ट ओनली, और कोई उसका कॉन्टेक्स्ट ही नहीं होगा। पर फिर भी मेरा मन ये नहीं था कि मैं मिसेस गांधी प्ले करूं। फिर मैंने उनकी एक ऑटोबायोग्राफी पढ़ी बाय पुपुल जैकर। तो पुपुल जैकर को उन्होंने कहा कि आप जो है मेरी ऑटोबायोग्राफी लिखो। तो पुपुल उनकी बड़ी अच्छी मित्र थी, और वो खुद भी कैबिनेट में मिनिस्टर रह चुकी थी उनके टाइम पे, टेक्सटाइल की कुछ ऐसी बड़ी एक बुद्धिजीवी थी। तो पुपुल ने उनको कहा कि मैं नहीं लिखूंगी तुम्हारी, बिकॉज तुम अपने बारे में सच सुन नहीं पाओगी। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे साथ, वो रोज़ उनके साथ सेशन रिकॉर्ड करती थी, कहते जब तुम्हें ठीक लगे तब तुम लिख देना। तो फिर जब इनका देहांत हो गया मिसेस गांधी का, तो पुपुल जैकर ने उसकी बायोपिक लिखी, और वो राजीव गांधी जी ने जो है वो लॉन्च की। उसमें एक लाइन है कि जब उन्होंने इमरजेंसी लगाई तो उनके जो गुरु कह लो, या फिलोसोफर या टीचर जो भी उस टाइम पे उनकी जो भी संबंध, पॉलिटिकल मेंटोर कह लीजिए। नहीं, पॉलिटिकल, जिडू कृष्णमूर्ति पॉलिटिकल मेंटोर तो नहीं थे, बट स्पिरिचुअल मेंटोर उनके अच्छा, थे। हाँ। वो एक मित्र भी थे स्पिरिचुअल, उनके आश्रम में वो काफ़ी समय व्यतीत करती थी। तो उन्होंने उनको कहा कि इंदिरा, ये इमरजेंसी तो तुम्हें रद्द करनी चाहिए। तो उन्होंने उस टाइम पे उनको कहा कि जिडू, आई फील आई एम राइडिंग अ फिरोशियस बीस्ट, बट इफ़ आई गेट डाउन नाउ इट विल ईट मी अप। तो इस बात को लेके मुझे इतनी ज़्यादा रुचि हो गई उनके किरदार में कि यार एक्चुअली हम लोग किसी भी इंसान को ना बड़े सरफेस पे देखते हैं, कि एक इंसान को इमरजेंसी को उन्होंने जिस तरह से बयान किया अपनी मनोदशा से, कि उनके लिए इमरजेंसी क्या थी। फिर मेरे को इमरजेंसी में एज अ सिनेमैटिक रुचि हुई, नॉट एज अ पॉलिटिकल रुचि, सिनेमैटिक रुचि हुई कि मैं एक इस दहशी दरिंदे पे सवार तो हूँ, पर उतरूँ कैसे, वो मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो ये मैंने कहा ये तो दिस इज़ लाइक अ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। आप सत्ता की भूख पे पहुँच तो जाते हैं, सत्ता मतलब उस थ्रोन पे, लेकिन फिर वो जो खंजर है उसका क्या करेंगे, वो जो आपके सर पे घूम रहा है, लाइक मैकबेथ।
तो मुझे मैकबेथ में और मिसेस गांधी की लाइफ में इतने पैरेलल्स ड्रॉ हुए कि उतने कि फिर वो एक आर्टिस्ट ख्यालों में चले जाते, डूब जाते हैं, सपनों में डूब जाते हैं, फिर वो वास्तविकता नहीं रह जाती, आप उस दुनिया में आ जाते हैं। फिर मेरे साथ वैसा हो गया है, मुझे ऐसा लगा जैसे जैसे यू नो आई हैव टू मेक दिस, मिसेस गांधी इज टेलिंग मी एवरीथिंग अबाउट हर लाइफ एंड आई हैव टू मेक इट। आई गॉट सक्ड इनटू इट इन सच अ बैड वे that I lost the clarity of my own political inclination. Because जब आप बह जाते हैं आप it is beyond politics. Art is beyond politics. Art is beyond likes and dislikes. So I think I just got swayed and carried away, and that is the purpose of doing something, but I enjoyed it a lot. For all the sufferings, for all the things that I have faced, I enjoyed it very much. तो लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा, मतलब मेरा ही सहकर्मी है पुलकित, उसने बोला कि सर एक क्वेश्चन ये मेरी तरफ से पूछेगा, कहीं वाइट वॉशिंग तो नहीं हो जाएगी इंदिरा गांधी की इस फिल्म में? कोई वॉशिंग है ही नहीं, ये कोई लॉन्ड्री मशीन तो है नहीं जो मैं सबको वॉश करूं या वाइट वॉश या ब्लैक वॉश करूं. आई थिंक एक जो मैंने आपको पहले भी कहा इसके शुरू होने से पहले कि एक जो कलाकार होता है ना, उसकी एक ही दायित्व होता है कि उसको कोई परसेप्शन का पेंट नहीं देना है. इट वाज व्हाट इट वाज, फॉर द गुड और द बैड ऑफ इट. It has to be portrayed, what it was. If you tell me कि मतलब I don't like to defend or even explain my art, but if you ask me that Mrs. Gandhi was a great prime minister, yes, in parts. If you ask me if she was horrible, the worst thing to have happened to this country, yes, in parts. ब्लैक एंड व्हाइट कुछ भी नहीं. दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ. वो हर कोई इंसान, अजीत, हर कोई इंसान दिव्य नहीं हो सकता, हर कोई इंसान आउट ऑफ वर्ल्ड नहीं हो सकता. तो मिसेस गांधी इज अ वेरी वेरी ह्यूमन कैरेक्टर, वेरी ह्यूमन, and probably being myself, as this person who has probably felt in life कि यार मैंने बहुत गलतियाँ और बहुत अच्छे काम भी किए हैं. I think people will identify with her in that way as a story. But ऐसे में I'm not a leftist to diss anybody just because they don't fit in my mold. वही मतलब पूछने का तात्पर्य यही था कि क्या एज एन आर्टिस्ट आप अपने आप को अपनी विचारधारा से डिटैच कर पाते हो? हाँ, बिल्कुल. हाँ, तो इसमें अब थोड़ा सा, चूँकि आपने लेखन भी इसमें किया है, थोड़ा सा राइटिंग क्रेडिट आपका क्वीन में भी था, इम्प्रोवाइज़ किया आपने कई सारे डायलॉग्स को. लेखन आपको नेचुरली आता है या फिर आपको लगा कि इस पे मैंने इतना शोध किया है, सो आई शुड बी द वन राइटिंग द स्टोरी? उसमें एक्चुअली क्या होता है कि लिखना तो आता है मुझे, आता है मुझे लिखना. एक्चुअली लिखने का आर्ट एक होता है, लेकिन उसका क्राफ्ट एक होता है. आर्ट आपको हो सकता है आपको स्वाभाविक आता हो, भगवान ने आपको ऐसी या आपके खुद के ऐसे विचार हो कि आपके अंदर कंटेंट है, लेकिन उसको लेकिन उसको स्ट्रक्चर करना, उसको पेज पे लाना, उसके लिए तालीम तो चाहिए होती है. तो गुरुओं से चाहिए होती है, या तो किसी को आप असिस्ट करिए. इन माई केस आई वेंट टू USA. मैंने वहाँ पे स्कूल में मैंने अपने आप को एनरोल कराया और वहाँ पे पढ़ाई की. इवन व्हेन आई वाज क्वाइट सक्सेसफुल एज एन एक्टर, तो मैंने स्क्रीन राइटिंग सीखी वहाँ पे. तो ये दो तो वो विषय हैं अलग. तो वो मुझ में जिज्ञासा थी, पहले भी थी, लेकिन अब मैं उसको फॉर्मेट में ला सकती हूँ, लिख सकती हूँ मैं एक स्क्रिप्ट. तो इसमें जो है इमरजेंसी का पर्टिकुलरली मेरा ऐसा कोई मन नहीं था कि मैं लिखूँ इसको. लेकिन ये इतनी बड़ी कहानी जो सिर्फ 2 घंटों में बोलनी थी, तो उसका एक स्ट्रक्चर उसका एक चाहिए था. तो फिर उस पर मुझे काम करना पड़ा. हमारे राइटर भी हैं, रितेश शाह जी हमारे राइटर हैं. फिर उसके साथ में विजेंद्र प्रसाद गारू जी ने जो है मुझे इसमें बड़ा गाइड किया, वो भी हैं. तो राइटिंग का काम तो खैर फिर मैं प्रसूत जी को सुनाई ये फिल्म, तो उन्होंने फिर मुझे 1-2 फीडबैक और दिए. तो खैर सहायता तो आप सबसे लेते ही हैं. शोध में किन किन लोगों से मदद मिली? जो हिस्टोरियंस की आप बात कर रहे थे, आप क्या उस फैमिली के किसी मेंबर से मिले हैं?
नहीं, उस फैमिली के मेंबर की मुझे सबसे बड़ी तो वही मिल गई वैलिडेशन, बिकॉज 90% ऑफ माई फिल्म इज़ बेस्ड ऑन पुपुल जैकर्स ऑटोबायोग्राफी। बाकी तो सेम मटेरियल इमरजेंसी कुमी कपूर जी, जो कि उसकी भुक्तभोगी रह चुकी हैं, फिर जयंत जी हैं जिन्होंने अच्छा, जिस पे प्रियदर्शनी, इंदु सरकार थी बनी नहीं हुई? नहीं, अच्छा। प्रियदर्शनी करके बुक लिखी हुई है। तो ऐसे, और बाकी हमारे हिस्टोरियंस थे ऑन बोर्ड, सूर्य प्रकाश जी जो उस वक्त के बड़े दिग्गज राइटर्स भी थे जिनको जेल भी भेजा गया था, तो वैसे हमारी हिस्टोरियंस की टीम थी। थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि पहले मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे एप्पल है, एंड्रॉयड। एप्पल हार्डवेयर भी बनाता है, सॉफ्टवेयर भी बनाता है, उसका पूरा कंट्रोल होता है उसके डिवाइस पे। एंड्रॉयड में वो नहीं है, उसने सॉफ्टवेयर किसी ने बनाया, हार्डवेयर कोई भी क्रिएट कर रहा है, दोनों सक्सेसफुल फ़ोन्स होते हैं। या फिर यदि हम संगीत में देखें, वेस्टर्न में जो अधिक फॉलो होता है, सिंगर, सॉन्ग राइटर और कंपोजर एक ही व्यक्ति होता है, वो भी बहुत अधिक सक्सेसफुल रहे। फिर हमारा अपने इंडस्ट्री का भी हम देखते हैं कि लिख कोई रहा है लिरिक्स, कंपोज कोई और कर रहा है, गा कोई और रहा है, इस तरह से। इसका कितना आपको लाभ मिलता है कि आप हर चीज़ के कंट्रोल में हो, कि आप लिख भी रहे हैं तो यू नो द स्टोरी इनसाइड आउट, आप शोध का हिस्सा रही हैं, आप एक्ट भी कर रहे हैं और आप डायरेक्ट भी कर रहे हैं। तो क्या अधिक लिबरेटिंग है आपके लिए, ये कंट्रोल, या फिर आपको कोई गाइड कर रहा है, या जो दूसरे डायरेक्टर होंगे कि ये आपकी लाइंस है और फिर आप जो है इसको एक्ट आउट करो? दोनों ही हैं, दोनों एक अलग कैपेसिटी में आप उसमें इन्वॉल्व हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जब आप के कोई डायरेक्टर है तो आप एक तरह से एक फैमिली में एक बच्चा होता है ना, उनके मज़े होते हैं, एवरीथिंग इज़ कमिंग टू द टेबल, आपको क्या लेना देना है ना। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप जब टाइम आता है आप पेरेंट नहीं बनना चाहते। मैं आपको एक बहुत रूडिमेंट्री, एक बड़ा इमोशनल सा एग्जांपल दे रही हूँ। सो व्हेन यू आर इन द कैपेसिटी ऑफ एन एक्टर और एनीबडी इन योर क्रू, इट इज़ मोर लाइक कि मतलब इट्स अ टाइम टू प्ले, कंप्लीट प्ले। तो चाहे वो आपको सेट्स बने बनाए मिले, चाहे वो आपको लाइनें बनी बनाई मिली, चाहे वो आपको सब कुछ एक तरह से हाथ में मिले, तो एक वो अगर आपको उसमें कोलैबोरेट भी करना हो, यू कैन वेरी मच कोलैबोरेट, कि आप डायरेक्टर को नहीं यार इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे बोल लेते हैं, बट देयर इज़ अ लिमिट टू कोलैबोरेशन बिकॉज दैट स्ट्रक्चर इज सेट, लेकिन अगर आपका खुद का एक एवोल्यूशन है, आप उसको पुश नहीं कर सकते, आप खुद को वो नहीं बना सकते। अगर आप इतना इवॉल्व हो चुके हो कि आपको लगता है कि नहीं, नाउ इट इज़ माई टाइम टू प्रोवाइड दैट फॉर पीपल, अगर आपको अंदर से वो धारणा आती है, तो देन यू शुड नॉट किल दैट, बिकॉज इनफ ऑफ प्लेइंग, देन यू शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो आई थिंक मुझ में ये आने लग गया धारणा, बिकॉज दैट इज़ नॉट सब्जेक्टेड टू एज और स्टेज और सक्सेस और फेलियर। मुझ में वो धारणा आ गई कि ये अब मेरा टाइम है, आई शुड डू दिस। तो मैंने फिर ये फिल्म बनाई, एंड चाहे मैंने उसमें खैर राइटिंग का, बट चाहे मेरे फिर एक्टर्स रहे हों, या जैसे मैंने कहा कितना इंटरनेशनल क्रू मैंने लाया है इंडिया में, फिर चाहे म्यूज़िक कंपोजर से लेकर कम से कम 200 लोगों का आपका यूनिट होता है। तो ये कहना तो खैर बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है कि आप अकेले ही सब कुछ करते हैं। आप मे बी राइटिंग और वो कर सकते हैं, डायरेक्टिंग, बट अदर देन दैट देयर आर सो मेनी डिपार्टमेंट, सो मेनी HOD, सो मेनी एक्टर्स। सबसे बड़ी बात है कि यू हैव टू ब्रिंग द मनी टू द टेबल, हाउ मेनी पीपल यू कैन कन्विंस, नॉट कन्विंस। फिर आप अपने घर गिरवी रखो, आप अपने गहने गिरवी रखो, बट nobody should know that on the set कि आप you are in that place। तो दोनों का एक अपना सुख है, मैं कहूँगी, है ना। दोनों का एक अपना सुख है। एक थोड़ा सा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल जॉब है, बट उसकी ग्रेटिफिकेशन भी बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा ग्रेटिफिकेशन है। क्योंकि आपके पास फिर वो पावर आ जाती है कि आप अगर ये फिल्म चलती है तो ये ना कि सिर्फ आपका कल्याण करेगी, या ये पूरी इंडस्ट्री के लिए शिफ्ट हो जाएगा कि भाई देखो, आज गुटखा खाने वाले और ये सब थ्रस्टिंग करने वालों की अब एक वही प्रचलन चल पड़ा है। उसमें बोलेंगे कि देखो, ये साधारण सी बेटी ने आकर एक संविधान पे एक फिल्म बनाई, इतने बड़े स्कैंडल पे, और उसने इतना, तो ये ग्रेटिफिकेशन भी हो सकती है, ब्रिक बैट्स भी फिर हो सकते हैं, बट
दोनों का ही एक अपना मज़ा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये ज़्यादा अच्छा है कि वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, आप चुनना नहीं चाहती, मैं थोड़ा सा और नहीं, पर आपकी। सोलो सपोर्ट और इसमें अभी देखो टीम हाँ। का भी हिस्सा होना भी तो। है ना, हाँ, ऑब्वियस सी बात है। मैं ये जानना चाह रहा था कि किसी और के द्वारा निर्देशित होना और स्वयं ही आप निर्देशक हैं। You are as good as a director. If you feel कि I can do better than this person behind the camera, this is your time to step out of that frame. तो मतलब ये ऑलमोस्ट आपकी इनर कॉलिंग थी, जैसे आपने को डायरेक्ट किया मणिकर्णिका को, उसके बाद फिर आपको ये, आप पहले से इस फिल्म को, इस सब्जेक्ट को लेकर के जब आपने सोचा कि दिस हैज सिनेमैटिक वैल्यू टू इट, सो यू डिसाइडेड एट दैट पॉइंट इन टाइम कि मैं इसे डायरेक्ट भी करूंगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मेरा क्या था कि मेरा जो एवोल्यूशन है एज अ थिंकिंग पर्सन, क्योंकि मैंने कभी अपने आप को एक नॉर्मल हीरोइन से रिलेट नहीं किया। जब भी मैं इन लड़कियों को मिलती थी, आई लैश फ्लटर, ऐसे इतने बड़ी बड़ी हील्स पहन के आना और वो सब, सो आई यूज्ड टू फील कि नो, आई एम नॉट दिस पर्सन, आई एम नॉट दिस पर्सन। एंड इफ आई सी समबडी रियली दिस थिंग, तो मुझे लगता था कि वो चाहे गुलजार साहब हो, चाहे वो विजेंद्र प्रसाद जी हो, चाहे वो like you feel people and that I want to be like, like not exactly this person, that I want that. तो वो आप में मैं उस लेवल तक जाना चाहता हूँ। हाँ, मुझे लगा कि I deserve better than this fake lashes and वो सब I botox, वो सब, I thought no, I'm not this person. धीरे धीरे मेरे में वो एवोल्यूशन आया, लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन जो है ना, आफ्टर क्वीन तनु मन्नू के बाद में वो ज़्यादा मेरे में बढ़ने लग गई। क्योंकि देखो, नाम लेके क्या होता है ना, लोग थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। बट हैविंग सेड दैट, अगर हमारी फिल्म में, अगर आप जो भी टॉप 5 डायरेक्टर्स को आप देखते हैं, चाहे वो हो गया, हो गए, या जो भी आप टॉप जानना चाहें, तो हाउ आर देयर रोल्स, विमेन रोल्स 5-5 मिनट का रोल होता है। मुझे जी की फिल्म के भी अगर ऑफ़र आए, अगर आप सोचें, ऐसे अच्छी फिल्मों के ऑफ़र आए भी, मुझे खान्स के साथ आए हैं, ये सब आए हैं, 10-10, 15-15 मिनट के रोल, और डिमीनिंग रोल होते हैं उनके। कोई अच्छे रोल उनको अच्छी लाइट में नहीं दिखाते हैं वो लोग। फिर उसके बाद अनदर एक्सट्रीम इज, उन्होंने वो प्रोस्टिट्यूट्स का एक मल्टीवर्स बना दिया है। मतलब यार, कोई नहीं, बट उसके बाद भी देखिए ना, ये हीरा मंडी वगैरह, एवरी फ्रॉम मस्तानी टू एवरीबडी, इवन इट्स जस्ट, और भी तो लड़कियां और भी तो काम करती हैं ना, एक इट्स जस्ट दैट इट जस्ट गेट्स ओवरवेलमिंग इन टर्म्स ऑफ, आई डोंट मीन टू demean sex workers or anything, but I have also played sex worker in Rajo. I don't mean to demean anybody, but women only, मेरे को पद्मावती भी ऑफ़र हुई थी, तो मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहा सर आपकी जो स्क्रिप्ट है वो मुझे अगर मिल जाएगी तो अच्छा है। कहते मैं कभी स्क्रिप्ट नहीं देता। हाँ, मैंने कहा तो सर वो हीरोइन का रोल क्या है? कहते हीरोइन का रोल इतना है कि वो उसको पहली बार मिरर में देखता है और वो तैयार हो रही होती है। और जब मैंने एक्चुअली में फिल्म देखी तो वो सारी फिल्में तैयार ही हो रही होती है। एंड ही वाज राइट, वो सिर्फ तैयार हो रही होती है, ओनली गेटिंग रेडी। तो see, I don't want to take these names and bring attention to individuals, but I want to ask you which director I should work with. You tell me that which director I should work with. सारे डायरेक्टर मतलब लगभग, यदि मैं, वही है कि फिर मुझे पुराना जाना पड़ेगा, श्याम बेनेगल टाइप के जो इंडियन न्यू वेव के थे उस टाइम में, बट अभी मैं तो नहीं। सो ये जो डायरेक्टर्स भी हैं, जैसे मुझे इतने 10 साल संघर्ष करके, चाहे कोई ना ही हो, चाहे दिस इवन फैशन एंड गैंगस्टर, दे वर ऑल रिलेटिवली न्यू पीपल। दे वर, विकास वाज फर्स्ट फिल्म, आनंद राय's फर्स्ट फिल्म, गैंगस्टर वाज सेकंड फिल्म। तो ये ऐसा कोई यश चोपड़ा या करण जौहर के साथ मुझे सक्सेस नहीं मिला है। सो एक टाइम पे ऐसा होता है कि आपको लगता है कि वेयर विल आई गो फ्रॉम हियर नाउ, आई हैव नो वेयर टू गो। बट उसके बाद मैंने, अगर आप देखें, मैंने नए डायरेक्टर्स के साथ बहुत काम किया, उसमें भी मुझे फिल्में अच्छी रही हों लेकिन सफलता नहीं मिली, क्योंकि लोगों को जो है रैपिडली दे वांट समथिंग न्यू। तो फिर मैंने कहा चलो मैं खुद ही ट्राई करती हूँ। तो दैट इज़ दिस एंडेवर, ऐसा नहीं है। बट हैविंग सेड दैट, येस, विद फिल्म इंडस्ट्री एंड विद द काइंड ऑफ द वे दे आर लोअरिंग बार एवरी सिंगल डे, अभी ये जो 1000 करोड़ 2000 करोड़ के अभी जो जमान चले हैं उनमें लड़कियों की हालत देखिए, और भी ज़्यादा डिमीन उनको कर रहे हैं। तो आई हैड कम टू दैट पॉइंट कि अभी वेयर डू आई गो फ्रॉम हियर। वर्ल्ड सिनेमा
में भी मिला करके आप मतलब हाइपोथेटिकली यदि पूछा जाए कौन से वैसे डायरेक्टर हैं जिनके साथ आप काम करना चाहेंगे? मैं एक्चुअली ज़्यादा ऐसा हॉलीवुड वगैरह फिल्में देखती नहीं हूँ। अच्छा। हाँ, मेरा इतना कुछ है नहीं कि मैं। या फिर पास्ट इंडियन डायरेक्टर्स जो हों, जो आपको अच्छे लगते हों, जिनकी फिल्में? गुरुदत्त जी, हाँ हाँ। हाँ, वो बहुत ज़बरदस्त फिल्में बनाते थे। हम्म। उनकी फिल्में बहुत अच्छी थी और बिमल रॉय जी की फिल्म भी मुझे, उनकी फिल्में भी बहुत अच्छी हुआ करती थी। और उसके सिवाय महबूब खान जी की फिल्में भी अच्छी हुआ करती थी। मदर इंडिया वगैरह, आई थिंक दे वर वेरी स्पेक्टेक्युलर फिल्म्स फॉर दोस टाइम। ऋषिकेश मुखर्जी। ऋषिकेश मुखर्जी, या हिज फिल्म्स वर आल्सो गुड। अब आपके अभिनय पे आते हैं। फर्स्ट लुक जब रिलीज हुआ था उसमें 2-3 क्लोजअप हैं जिसमें आपके चिन का मूवमेंट और लिप्स का मूवमेंट, वो जो है मुझे लगता है कि संभवतः पर्पसफुली उसमें उस कैरेक्टर को एस्टैब्लिश करने के लिए या फिर ये दिखाने के लिए ही था कि इसमें कितनी डिटेलिंग जो है हुई है। ये सब कहाँ से मतलब कहाँ से उठाया आपने? मिसेस गांधी के रोल से ही आई पर्सनली फील कि जब भी हम किसी कैरेक्टर को स्टडी करते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज साइन से हमें वी गेट एन इंसाइट इनटू देयर देयर माइंडसेट, their thinking and their overall personality trait, you know. For example, Mrs. Gandhi की एक आदत थी, she used to chew her lips. So in body language, होंठ चबाना, होंठ दबाना, it's a sign of vulnerability. दूसरी चीज़ उनकी जो है वो आई भी फ्लटर होती थी बहुत ज़्यादा और ट्विचिंग लिप की बहुत होती थी, दैट्स अ साइन ऑफ नर्वसनेस। तो इस तरह से हम बॉडी लैंग्वेज को स्टडी करते हैं और वेरियस साइन को इकट्ठा करके एक ओवरऑल पर्सनालिटी को जैसे कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो मिसेस गांधी वाज डेफिनेटली अ वेरी वनरेबल पर्सन, अनलाइक, जैसे मैंने कहा कि जब मैंने उनको स्टडी नहीं किया था तो मुझे लगता था कि हर परसेप्शन वाज वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, बट ऑन द कॉन्ट्ररी शी वाज अ वेरी वनरेबल पर्सन, ऑल्सो शी वाज वेरी अनश्योर ऑफ हर सेल्फ। और and her rise to that dictator was quite a cinematic, ऐसे तो cinematic तो बनते हैं चीज़ें, so from a very vulnerable person and the sudden rise to being a dictator, so I think that was quite remarkable. अच्छा, ये नेक्स्ट जो है वो प्रश्न नहीं है, ऑब्जर्वेशंस हैं जो आप बॉडी लैंग्वेज की ही बात कर रही थी। ट्रेलर और फर्स्ट लुक में हमने देखा है कुछ चीज़ें, जैसे पहला शॉट जो है वाइट साड़ी में है संभवतः, जिसमें के आगे पूरा टेबल है, संभवतः वो पहली बार शी इज़ अज्यूमिंग द ऑफिस। वहाँ पे जो उनका कॉन्फिडेंस दिखता है कि पूरा भारत एक तरह से ये मेरा है, आई एम हेयर टू रूल। फिर एक रेड साड़ी में है ब्लैक गॉगल्स लगा के, जो उनके मतलब द पॉम्प इन हर वॉकिंग स्ट्राइड, वो जिस तरह से चलती हैं। फिर हम देखते हैं जब जेपी मूवमेंट आ जाता है उसके बाद वो जिस नर्वसनेस की आप बात कर रही हैं, वो वही टेबल है, वही चेयर है, बट शी इज़ मतलब उनके मन में बहुत कुछ चल रहा होता है। फिर एक संभवतः लास्ट वाला है शॉट जिसमें वो सैफरन साड़ी में है, शी इज़ लीडिंग अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, मोस्टली मेल्स ही हैं, तो वो चलते हैं। तो ये सारे तो वो बड़े ही अच्छे, मतलब जिसको देखना है उसको समझ में आएगा कि पीरियड फिल्म बन रही है, उसमें प्रोडक्शन डिज़ाइन पे और उसको रिक्रिएट करने में कितना आप जो है वो आपने समय दिया है। एक चीज़ बताइए, ये जब ट्रेलर ख़त्म होता है तो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंदिरा, और उसमें से फिर स्ट्राइक आउट होता है कुछ चीज़ें और वो हो जाता है द टोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया। ये क्यों? क्योंकि देखिए, जो 3 टाइम हमारी जो प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, तो एक प्रधानमंत्री जो है वो एक, ये कहना अलग होगा कि वो देश से अलग हैं, वो एक देश की वो एक रिफ्लेक्शन है इतने सारे डेमोक्रेसी में। तो मे बी शी वॉज अ प्रोडक्ट ऑफ नेपोटिज्म, बट एसेंशियली डेमोक्रेटिकली जब वो चुन के आई हैं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार उन्होंने ऑफिस जो है वो किया है, तो उसमें एक ये चीज़ के संविधान, एक प्राइम मिनिस्टर इज इक्विवेलेंट टू द नेशन, तभी तो वो हमारे प्रतिनिधि होते हैं, एंड द नेशन इज इक्विवेलेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन। अब उन्होंने उसके साथ में क्या किया, कैसे उसको प्रताड़ित किया,
कैसे उसको जो है वो मिसयूज़ किया, अब्यूज़ किया, और उसके साथ में उनकी फिर क्या दुर्दशा हुई। ये भी मुझे लगता था कि इमरजेंसी, अक्सर लोग पूछते हैं कि असैसिनेशन तक कैसे पहुंची ये फिल्म, तो मुझे लगता था कि ये अधूरी रह जाएगी कि अगर हम लोग इसको एक फुल सर्कल में नहीं देखेंगे कि क्या अंजाम होता है। मैं या किसी तरह की इसको मेरे शब्दों, क्योंकि शब्द तो लिमिटेड होते हैं, अगर शब्दों से चीज़ें कन्वे की जा सकती तो हम फिल्में बनाते ही क्यों, कहानियाँ लिखते ही क्यों, हम लोग और कुछ करते ही क्यों। शब्द यूनिलैटरल होते, उनकी उनकी कोई वो नहीं होते, थ्री डायमेंशनल तो ना होते शब्द जो होते हैं आप एक ही बार में एक ही बात कह सकते हैं। लेकिन आप मेरी बातों को जो है वो मत करिएगा कि हाँ आई एम जस्टिफाइंग असैसिनेशन और एनीथिंग, उसके लिए आप सिर्फ फिल्म देखिए। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस फिल्म को यहाँ तक ओवर फुल सर्कल बनाने का यही था कि इमरजेंसी हुई क्यों और उसके बाद क्या हुआ। इमरजेंसी शब्द जो है आजकल मुझे लगता है कि सबसे अधिक पॉलिटिकल लेक्सिकन में देखा जाए सबसे अधिक अब्यूज्ड वर्ड है। हम और आप उस दशक से आते हैं जिससे पहले ये सब घटित होके संभल के देश दूसरी राह पे निकल चुका था। ऑब्वियस सी बात है, इम्पैक्ट रहता है उसका। बट अभी क्या है कि कुछ पत्रकारों को यदि देखें तो कॉन्स्टिपेशन हो गया उनको तो भी इमरजेंसी बोल देंगे, आपातकाल आ गया है। मतलब किसी भी बात पे आपातकाल आजकल आ जा रहा है। तो यदि इस फिल्म के बारे में मैं ये समझना चाहता हूँ कि किस तरह से ये जो नई पीढ़ी है, चाहे हमारी है, हमारे बाद वाली पीढ़ी है, मिलेनियल्स हो गए और जेन-ज़ी हो गए, अब तो एक जेन अल्फ़ा आ गया, इन लोगों को उसमें ऐसा क्या मिलेगा जो अभी तक पब्लिक में है नहीं। सबसे पहले तो ये फिल्म है, फिल्म शुड बी गुड आर्ट, शुड जस्ट बी अ पीस ऑफ आर्ट ओपन टू इंटरप्रिटेशंस। एक मेरे साथ मैंने किसी को फिल्म दिखाई तो वो कहती कि तो अच्छा, तो इंदिरा गांधी अच्छी इंसान थी कि बुरी इंसान थी। अच्छा। मैंने कहा अब इतना तो खुद सोच लो। तो आई थिंक ये ओपन टू इंटरप्रिटेशन दिस इज़ द साइन ऑफ अ गुड आर्ट। चाहे आप पेंटिंग देखें, चाहे आप कोई कविता देखें, इट शुड बी ओपन टू इंटरप्रिटेशन। तो ये एक आर्ट है, आपने उससे क्या लिया। अब आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप हमें लगता है कि दाऊद ख़राब थे तो हमें लगता है, लेकिन भाई उनकी गैंग में इतने सारे लोग हैं, उनको थोड़ा ना ख़राब लगते हैं। इंटरप्रिटेशन भी तो लाइफ में होती है ना किरदारों की। अब इंदिरा गांधी हैं, उनका क्या किरदार है, कैसी वो हैं, पूरी तरीके से। इनफैक्ट हिटलर जैसे नाम हमारे देश में बहुत लोग रखते हैं, जो क्रूरतम तानाशाह रह चुके हैं, उनके नाम से स्टालिन हो गया, हिटलर हो गया, स्टालिन। हाँ, स्टालिन। तो मैं वही कह रही हूँ कि अगर आपको उस तरह का किरदार जो है कि सबकी बैंड बजाई और ये किया वो किया, हाँ। अगर आपको वो अच्छा लगता है, जैसे कि डर का कैरेक्टर, एक्चुअली अगर आप देखें उसमें शाहरुख खान का कैरेक्टर कितने लड़कों का फेवरेट है। तो आर्ट जो होता है, इट इज़ नॉट टू से कि ये अच्छा है या बुरा है, इट इज़ ओपन टू इंटरप्रिटेशंस। लेकिन ये ज़रूर है कि भाई उसका जो उसकी जो अंत है वो अच्छा नहीं दिखाना चाहिए। जो एक बुरा किरदार, उसका अंत अच्छा नहीं दिखाना चाहिए। तो वो एक जो हमारी सेइंग कर भला हो भला, अंत भले का भला, वो एक सच्चाई है। फिर वो अगर आप उसको किसी और डिस्टॉर्टेड वे में दिखाते हैं तो फिर उसको कहते हैं कि आपने उसको भटकाया, गुमराह करा नौजवानों को कि भाई आप ऐसी बदमाशियाँ करेंगे और लास्ट में आप निकल जाएंगे। ऐसा नहीं होता। तो आई फील ये आर्ट है, फिल्म, इसको आर्ट की तरह देखने आइए और अपनी इंटरप्रिटेशन लेके जाइए कि क्या आप इस रास्ते पे निकलना चाहेंगे, क्या आप इस तरह के प्रधानमंत्री चाहेंगे अपने देश के लिए, या अपने देश के लिए आप ऐसा कुछ चाहेंगे, या अगर ये है तो क्या होना चाहिए। ये भी एक अच्छी इसमें से डिबेट निकल सकती है कि क्या होना चाहिए, और तो व्हाट इज़ द राइट वे टू पहले ट्रेलर में हमें इंदिरा गांधी का 3 बड़े डिसीजंस जो वो तीनों हमें दिखते हैं। बांग्लादेश दिखता है, खालिस्तान दिखता है, आपातकाल दिखता है, ये सब दिखता है। और उसके बाद फिर असैसिनेशन के बाद राइट्स हुए थे, ये सब जो है। दूसरे से ये सारे अंग जो है वो गायब हैं। क्या इसलिए गायब हैं क्योंकि पहले में वो दिखा दिया गया था, या एक
ये कॉन्शियस डिसीजन था कि हमें वो नहीं रखना है इस बार? वो ये था कि एक तो हमने, जैसे मैंने कहा 4 दिन पहले हमारी फिल्म बैन हुई थी, तो हमारे सारे एसेट्स बाहर आ गए थे, गाने भी सारे बाहर आ गए थे, ट्रेलर भी। तो फिर हमारी टीम ने वही सोचा कि अब ज़्यादा ना इस चीज़ को बढ़ाते हुए, बिकॉज हम लोग ज़्यादा फिल्म और रिवील करेंगे तो पिक्चर को नुकसान हो जाएगा। तो उन्होंने एक बड़ा कट टू कट इमरजेंसी को ही लेके जो है वो ट्रेलर फिर लॉन्च किया। सेंसर से जो ये युद्ध चला उसमें कितने मतलब कितने कट्स लगे फाइनली? कितना आपको सजेस्ट किया गया था, कितने का आपने दिया उनको सारा डॉक्यूमेंट्स, और फाइनल हम मतलब क्या ये फिल्म वही है जिसको सर्टिफिकेट मिला था या उसमें कुछ बदलाव है? जैसे कि एक याद आता है मुझे, कहा गया था वो जब गर्दन काटते हैं उसकी बांग्लादेशी सोल्जर्स की, तो उसको संभवतः हटाने के लिए बोला गया था कि दिस इज़ टू ब्रूटल। वो तो अभी ट्रेलर में ही हमें दिख जाता है। तो कितना बदलाव है दोनों में? उसमें आई थिंक एक तो हमें मना किया है कि आप भिंडरन वाले का नाम नहीं ले सकते। अच्छा, दैट इज़ अ बिग ये क्या बात हुई? मैटर ऑफ कंसर्न। तो हमने फिल्म में जहाँ भी उनका नाम है निकाला है। उनके कुछ कट्स हैं जो निकालने पड़े हैं। जो पंजाब में हिंदुओं के साथ ब्रुटैलिटी हुई थी ब्लू स्टार ऑपरेशन से पहले, उसके कट्स हमको निकालने को कहा है। तो बेसिकली मैंने वही कहा था कि आर दे इनऑथेंटिक और व्हाट इज़ इट। तो उन्होंने कहा कि अब आप समझिए सेंसिटिव इश्यूज़ हैं और आपको अगर इसका सर्टिफिकेट चाहिए तो जैसा बोल रहे हैं वैसा करिए। तो मुझे काफ़ी ये चीज़ को लेकर अजीब लगा, लेकिन आई थिंक जिस तरह से भी ये फ़िल्म बाहर आए और लोगों तक पहुँचे, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उससे मेरी फ़िल्म से कुछ निकलता नहीं है, जाता नहीं है मेरी फ़िल्म। माई फिल्म इज़ अबाउट मिसेस गांधी एंड इमरजेंसी। तो मैंने वो फिर निकाल दिए वो कट्स, और भिंडरन वाले का भी नाम हमने फिल्म में नहीं रखा है। अच्छा, कुछ समय पूर्व आपका एक स्टेटमेंट हमने सुना, मुझे लगता है 7-8 दिन पहले ही था, कि कुछ लोग, और इनफैक्ट आपने कई बार ये बातें बोली है कि कुछ लोग जो इंडस्ट्री में हैं वो पूरी की पूरी फिल्म सबोटाज कर देते हैं, पूरा का पूरा करियर जो है लोगों का चौपट कर देते हैं। तो एक स्थापित व्यवस्था में धारा के विरोध में जाना कई बार आर्थिक रूप से भी बहुत अधिक नुकसानदेह होता है। वही इंडस्ट्री जहाँ से आप मतलब ऊपर उठें और अचानक से एवरीबडी बिकॉज ऑफ योर स्टेटमेंट्स या विचारधारा या आप जिस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को सपोर्ट करती है, अचानक से वो आपके अगेंस्ट चले जाते हैं। आपके कुछ बुरे अनुभव उनके बारे में थोड़ा सा यदि आप बताना चाहें। खैर, अब वो गुजरे ज़माने हैं, उनकी क्या बात करनी। मैंने ये फ़िल्म अपने ही आप से बनाई हुई है, और जब ये फ़िल्म अच्छी बन गई तब मैंने स्टूडियो को भी दिखाई, मैंने नेटफ्लिक्स को भी दिखाई। तो उन्होंने बनने के बाद ये फ़िल्म ली। उससे पहले उनके भी अपने रेजर्वेशंस थे कि ये फ़िल्म जो है इन्होंने कैसे बनाई होगी, पॉलिटिक्स के करके बनाई होगी, ऐसे सब करके। बट ये फ़िल्म अपनी मेरिट पे फिर जो है वो करी है। तो इट डज़न्ट मैटर जो इंडस्ट्री के जो लोग हैं, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि दे आर ऑनेस्टली काइंड ऑफ, टू मी दे आर लाइक अ डिसग्रेस। जो फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग हैं, जिस तरह से हमेशा ही एक दूसरे बोलते क्रैब मेंटालिटी, अपने इसके पैर खींचना और ये सब, और एक अपना एक पैरेलल यूनिवर्स बनाने की कोशिश करना कि जो हमारे वाले हैं यही, इन्हीं को एक्टिंग आती है, यही हैं और तो कोई है ही नहीं दुनिया में बाकियों के करियर ख़राब करने। तो ये तो इनके, आपको पता है, मैं तो कब से इसके बारे में, इसके अगेंस्ट बोल रही हूँ। क्योंकि मैंने पहले भी कुछ लोगों और से बात की, जैसे रणदीप हुड्डा जी से बात की या अन्य लोगों से भी, तो फिल्म मेकिंग के प्रोसेस में भी ये लोग परेशानी की आपको जो है लेबर यूनियन के माध्यम से या अन्य तरीके से, उसमें भी बटा हुआ है कि कितने लोग किस तरह का काम करते हैं, उसमें भी लेफ्ट राइट टाइप का सेपरेशन हो रखा है। पूरा लेफ़्ट राइट सेपरेशन भी होके रखा है। मेरे लिए मेरे एक्टर्स को फ़ोन करने, डराना उनको कि शी विल डिस्ट्रॉय योर लाइफ, दिस एंड दैट। फिर वो लोग मुझे आके पूछते थे, यार आप तो बड़े अच्छे से काम करती हो, सब कुछ ऐसा हमें डराया गया था, ऐसे सब करके। तो उनको भगा देने की कोशिश करना, जहाँ से मुझे फाइनेंसेस मिल रहे उनको भगा देने की कोशिश करना। तो इस तरह से करतूतें रहती हैं उनकी, बट
खैर हम यही सोच के इग्नोर करते हैं कि शायद हर फील्ड में ऐसा रहता होगा, फिल्मों में नहीं होते तो कहीं और होते, वहाँ पे जद्दोजहद कर रहे होते। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादा करके ये जो है स्टूपिडिटी देखी जाती है। मैं बस अब 2 प्रश्न मेरे और हैं। एक तो आपके लाइफ को लेकर के थ्रेट्स दी गई थी, कुछ लोगों ने वीडियोस बनाए, डॉग व्हिस्लिंग हुई, मतलब और भी आपके बहुत बुरे बुरे अनुभव रहे। एक समाज में जहाँ स्त्री होना मात्र ही चुनौती है और सफल स्त्रियों को तरह तरह के चश्मे से देखा जाता है। मतलब अगर मैं एकदम क्रूड हो जाऊं तो सफल स्त्रियों को वेश्या के रूप में वस्तुतः देखा जाता है। एकेडमिकली आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं, कोई सम्मान मिल रहा है तो ये कह देते हैं ये तो उसके साथ उसका चक्कर होगा या जो भी है। आई डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल दैट काइंड ऑफ डिटेल। एक जगह मैंने आपका इंटरव्यू देखा, आपको याद भी होगा अच्छे से, लेफ्टिस्ट पोर्टल है वो, और उसमें आपके जो प्रोमो जब डाले जाते हैं पॉडकास्ट से पहले, जैसे हम भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसमें बड़ा ही कॉमिकल म्यूजिक का यूज किया गया था। ये सारा कुछ जहाँ एक तरह की मीडिया आपको ड्रैग करने के लिए लगी हुई है, दे आर हाईली प्रेजुडिस्ड कि इसको किसी तरह से हमें मूर्ख की तरह दिखाना, एक तरह से वो डिमेंड करने का। ऐसे समय में मतलब यदि आप चुपचाप रह के करियर पे फोकस्ड होती तो संभवतः हो सकता है कि आप एक अलग जगह पे होती। फिर भी आपने ये रिस्क क्यों लिया कि मुझे बोलना ही है, मुझे इसी राह पे मुझे चलना है? नहीं, मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे बोलना है या किसी को खटकना चाहिए या ये सब। मेरा एक अपना फ़्लो है लाइफ में, उसी फ़्लो से मैं चलती आई हूँ आज तक। एंड ज़्यादा मेरा ये है कि प्लस माइनस माइनस प्लस जो रहता है ना, इतना मैं किसी चीज़ के पीछे सोचती नहीं हूँ। उस फ़्लो के चलते चलते ही मैं घर से निकली, यहाँ पहुँची। अब भी मेरे दिल में जो बात होती है मैं हमेशा उसको जो है मैं सामने रखती हूँ, क्योंकि अगर मैं एसेंशियली अगर मुझे अपने आप को डिस्क्राइब करना हो, आई एम अ डीपली लॉयल पर्सन। आई एम वेरी लॉयल टू माई फैमिली, माई कंट्री, माई लैंड, माई पीपल। ये मुझे एक बहुत बड़ा दायित्व लगता है कि हाँ भाई, मैं अपने आप को बहुत, अपने स्वाभिमान को उस चीज़ से आइडेंटिफाई करती हूँ कि एम आई बीइंग लॉयल और नॉट। तो मुझे लगता है जो देश के प्रति मुझे दायित्व है, मुझे बोलना है। और अगर हमारे बातों से, चाहे देखो चाहे महिलाओं की स्थिति हो, चाहे कितनी चीज़ें आगे निकल के आई हैं, आप देखते हैं डेटा में भी दिखाते हैं कितने प्रतिशत महिलाएं जो है अब, तो बहुत सारी ऐसी लेडीज़ जो हैं वो अपने बात को फोरफ्रंट में रख के, चाहे आज हमें जलील भी किया जाता है, मूर्ख बताने की कोशिश की जा रही है, जबकि मेरी स्क्रिप्ट का एक पेज नहीं लिख पाएंगे। तो ठीक है, उनसे भी लोगों को प्रेरणा मिलती है कि देखो इनके साथ भी तो ऐसा हो रहा है। ये भी तो प्रेरणात्मक है कि इनके साथ भी। अधिकतर महिलाएं आके तो मुझे यही कहती हैं कि आपको देख के हमें लगता है जब आप इतना सहन कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं। तो ठीक है, उसमें भी भगवान का कोई इच्छा रही होगी, लेकिन मुझे लगता है कि ये मेरा कर्म है, मुझे करना है। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ऐसा भी मेरे साथ हुआ है कि अगर मेरे 10 दुश्मन हुए हैं तो 20 मेरे दोस्त हुए हैं। दोस्त कह लीजिए कि मुझे प्रोटेक्ट करने वाले या मेरे समर्थन या हिम्मत देने वाले लोग। तो ऐसे ही आई थिंक ज़िंदगी का यही मायने होता है, और वास्तविक में ज़िंदगी ऐसी होती है। अंतिम प्रश्न, भविष्य के कुछ प्रोजेक्ट्स आप क्या क्या कर रही हैं अभी? अभी मैं माधवन जी के साथ एक फ़िल्म कर रही हूँ, उसका नाम है लाइट, और ये एक थ्रिलर फिल्म है। और उसके बाद भी मेरे 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं। तो चलिए कंगना जी, फिल्म के लिए शुभकामनाएं। आपने इतना लंबा समय दिया हमें, उसके लिए 17 जनवरी को देखना ना भूलें। बिल्कुल।